कहानी सफर अभी बाकी है का अंतिम भाग। मधु ने आलोक के लिए चाय बनाई। आलोक तो थोड़ी देर बाद चला गया, मगर अजय एक लंबे ख्यालों में डूब गया। केस जीतने के विश्वास से जीवन का जंग जीत जाने की भावी एहसास ने क्या उसे आनंदित और उत्साहित कर दिया है। कितने ही ऐसे ख्यालों में डूबता उतराता वो उस रात को चल पड़ा जब एक लड़की झमाझम बरसात में आधी रात होने की कुछ ही देर पहले आंखों में दृढ़ता और मन में विश्वास लिए किसी की तलाश में उसके सामने आ खड़ी थी। और इस बात के लिए उसके मन में कोई शर्मिंदगी और ग्लानि नहीं थी। उसकी निश्चलता की ही तरह उसके आचरण के हर कोण से निर्मलता और विमलता छलक रही थी। उसकी आंखों में एक निर्दोष चमक थी जिसकी वजह से वो पल भर में ही आनंदित हो गया था और स्वयं ही वहीं रुक जाने का निमंत्रण दे डाला था। तब उसके इस वृतांत की जो तस्वीर उसकी आंखों में उभरी थी, उसके खांचे में मिस्टर आलोक तो शायद कहीं नहीं बैठते। एक ऐसी लड़की इस तरह से क्या एक ऐसे पुरुष की तलाश में भटक रही होगी? बिल्कुल नहीं। अब अजय को समझ आ गया था कि मधु आलोक को और ज्यादा क्यों परेशान नहीं करना चाह रही और उनकी सारी चिंताएं और समस्याएं सुलझ जाने के बाद ही यहाँ से क्यों जाना चाह रही। मगर जाएगी भी तो कहाँ? इस आलोक के पास। कल तक तो ऐसे ख्याल भी संज्ञान में लाना पाप की तरह था। पाप अजय के लिए। मगर आज इस धर्म संकट में डूबे रहने की कोई औचित्यता नहीं जान पड़ रही थी उन्हें। अभी नहीं जाने का कारण पूछकर मधु के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का साहस उनके दिल को नहीं था। एक तरफ तो दूसरी तरफ यहीं बने रहने देने में अपना स्वार्थ, अपने सपने और अरमान के लोलुपता के वश में आ जाने की दबी आवाज भीतर ही भीतर कहीं न कहीं अपने स्वाभिमान और सिद्धांत को आघात पहुंचते महसूस करा रहे थे। इन 2 दिनों में उन्हें जिस भंवर में फंसे होने के एहसास से जितना पीड़ित होना पड़ा था, आज उसमें से उबर जाने के एहसास और विश्वास को वो चाह कर भी नकार नहीं पा रहे थे। फंसा तो आलोक था, मगर मधु की जिंदगी का सवाल था। तो अजय ने आलोक को उस फ्रॉड लड़की जिसका नाम सिप्रा था के जाल से मुक्त करने में अपनी जी जान लगा दिए। सिप्रा एक मक्कार औरत थी। उसने झूठी कहानी रची थी। तो अजय ने भी उसके सामने एक झूठा ड्रामा रचा। कोर्ट जाने के पहले ही उस पर वही दबाव जो उसने आलोक पर बना रखा था उसको दुगना कर उस पर डाल दिया। उसने मधु को आलोक की असली पत्नी, जिसके साथ उसकी शादी दुबई जाने के पहले ही हो चुकी थी, के रूप में उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। किसी ब्याहता व्यक्ति के साथ शादी कानूनन जुर्म है। उसके दिलो दिमाग में इस बात को बैठा दिया। इस नाटक को खेलने के लिए मधु को कई मर्तबा आलोक के घर आना जाना पड़ा और कभी कभी पूरा दिन पूरी रात वहीं गुजारनी पड़ी। शिप्रा आलोक को पहली बार दुबई में ही मिली थी। उसकी पिछली जिंदगी का जरा सा भी उसे अनुभव या अनुमान नहीं था। सो सब कुछ बिना संदिग्धता के ही संभव हो पा रहा था या हो सका। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर अपने अव्यक्त मगर दृढ़ निर्णयों के पल में ये नाटक करना इतना आसान नहीं था मधु के लिए, और नहीं इतना जरूरी। मगर अजय जो उसकी लड़ाई के लिए, उसकी खुशियों के लिए जो कदम उठा रहे थे, उन पर किसी भी तरह का सवाल उठाने के लिए शायद समय नहीं बच पाया था। इस पूरे खेल में मधु और उसके अहम को अक्सरहा ही ऋचा से टकराना पड़ा। वो ऋचा जिससे आलोक जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा प्रभावित था। उनकी दोस्ती के बंधन की प्रगढ़ता ऋचा की अपनी शादीशुदा जीवन को यथास्थान बनाए रखना था, जो आलोक के बिंदास स्वभाव को कहीं न कहीं सूट करता था, सबसे बड़ा कारण था। अभी तक शायद दोनों तय नहीं कर पाए थे, मगर ये संबंध
कभी नहीं रुकने वाले सिलसिले की तरह चल रहा था और आगे भी चलते रहने का गाहे बगाहे अंदेशा दिए जाता था। अजय के अपने काम और जुबान की निष्ठा और निश्चय में उनकी हिम्मत बनकर कदम से कदम मिलाकर चलने की जोश से अपने आहत होने का एहसास कर पाना तो शायद उतना संभव नहीं हो पा रहा था। मगर हैरान वो तब बहुत होती थी जब मिसेज रीचा दिन तो दिन कितने ही रातों को भी अपने घर डॉक्टर साहब के यहाँ लौट कर नहीं जाती थी, बल्कि न जाने के बजाय आलोक के घर में ही अपने लिए बना डाले एक पूरे आशियाना ही समझिए उसी में अपनी जोशीली दोहरी जिंदगी को पनाह दे डालती थी। आलोक का घर जो पहली बार ही अपनी जो झलक उसे दिखा गया था, उसकी प्रामाणिकता और सार्थकता दोनों अब उसकी आंखों में स्पष्ट हो चले थे। आलोक मधु का कृतघ्न हो चुका था। उसने उसके लिए जो कुछ भी किया था उसका आभार व्यक्त करते नहीं थकता था, मगर साथ ही साथ रीचा के व्यक्तित्व, उनकी अहमियत और उसकी जिंदगी में उनकी दरकार का एहसास भी हर संभव दिला जाता था। और ये सब करते हुए उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होता, बल्कि मानो उसके मन मस्तिष्क में उत्पन्न ये फक्र उसे पहले से भी ज्यादा सुशील, सुंदर और योग्य बना गए थे या बना जाते थे। दिन ब दिन उसमें इजाफा कर चार चांद लगा रहे थे। रीचा ऐसी है, रीचा वैसी है। कभी कभी तो अपने विचारों के समर्थन की अभिव्यक्ति उसके द्वारा पाने को उसकी आंखों में इंतजार कर जाता था एक पल के लिए। जब मैं इन झंझटों से आजाद हो जाऊंगा और तुम फाइनली यहाँ आ जाओगी, तब सब कुछ कितना सुहाना होगा। इसकी खुशी जितनी मुझे नहीं होगी उतना आनंद रीचा को होगा। वो बहुत सारी चिंताओं और अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जी पाएंगी। अनिश्चितताएं अपनी, मेरी, तुम्हारी, हम सब की। मधु की दिल की माने तो ये पूरा वक्त, ये पूरा नाटक काल उसके लिए एक अज्ञात वश की तरह रहा, जिसे वो एक एक पल को एक एक लूप की तरह बिता रही थी। कैसे एक पूरा साल एक पल में गुजर गया, कैसे उन पलों में उसने पूरा एक युग जी लिया, उन्हीं यादों में, उन्हीं वादों के लिए जो उसने अपने दिल में कर डाले थे। इस वक्त से निकल जाने का इंतजार अब किस तरह बेचैनी से किए जा रही थी। वो वक्त जिसमें आलोक उसके सामने था। आलोक के सवालों का जवाब चुपचाप कभी नजरें फिर कर तो कभी नजरें झुकाकर दे देती। उसके प्रस्तावों का समर्थन ही नहीं, उसकी अभिव्यक्ति आलोक की अभिलाषाओं, अपेक्षाओं से बेपरवाह अपनी ही धुन में इस घुटन से निकल जाने को आतुर, अपनी उसी लगन में लौट जाने के लिए जो इस बार उसके सैद्धांतिक स्वभाव की जिद नहीं थी, एक लगी थी, दिल की लगी, जो लग चुकी थी उसे। आखिर वो दिन भी आ गया जब अपने पैरों को जमीन में जोर से गराकर अपने सच्चे निर्णय पर सबके, अजय, आलोक, सभी के अपने अपने रूप और व्यक्तित्व को बनाए रखने की कोशिश और चाह के लिए जो उसे पहना दिए गए थे, उस चोले को जो उस पर जिससे उसे ढक दिया गया था, आडंबर के झूठे आवरण को उतार कर चल सके। केस का फैसला आ गया था। आलोक की जीत हुई। शिप्रा मारे शर्म के शहर छोड़कर भाग गई और आ गया दिन मधु को विदा करने और अपना वादा और कर्तव्य दोनों निभाने का। तो सब सामान बांध लिया ना, कहीं कुछ छुटा न रह जाए। आंखों में सब कुछ खो जाने वाली उदासी लेकर जबरदस्ती की उत्साह उमारते हुए भरे गले से बोले अजय। वो सारे भाव जो मधु से कभी नहीं छुपी थी, कभी नहीं छुप सकती थी। आलोक आने वाले ही हैं, 12 बजे का समय दिया है, रूधे और दिष्ट स्वर में कहा मधु ने। हाँ, बांध लिया है, सब बांध लिया है, छुटने का तो सवाल ही नहीं उठता। इन 1-2 साल में इस शहर को बहुत अच्छे से पहचान गई थी। गाड़ी जब लगभग आलोक और अजय के घर के बीचों बीच पहुंची थी, तब बहुत ही शांति से
बिल्कुल आलोक की तरह मदमस्त बेपरवाह आवाज में उसने कहा, गाड़ी रोको, मैं नहीं जा सकूंगी तुम्हारे साथ, मैं यहीं उतरूंगी। और हाँ, मैं अकेले ही घर वापस चली जाऊंगी, तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं। मधु निश्चित ही उसके पास चली आएगी। उसके लिए वो बिल्कुल अस्वस्थ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मधु शायद उसे पहचानने में देर लगाई हो, मगर वो सदा से ही उसे पहचानता था, सो ज्यादा हैरान बिल्कुल नहीं। हाँ, औपचारिकता और परिस्थितियों की शिष्टता बनाए रखने के लिए थोड़ी देर तक ना नुकुर करता रहा। मधु, एक बार फिर सोच लो, क्या ऐसे मेरा साथ छोड़ देना ठीक है? ऋचा क्या सोचेंगी, वगैरह वगैरह। मधु को कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था। धराधर अपने सारे सामान नीचे उतारे और फौरन ही बगल से गुजरते ऑटो में जा बैठी। पाटलिपुत्र मार्ग। उसकी आंखों में अद्भुत चमक और आवाज में असीम दृढ़ता थी। रामदेव खाने के लिए पूछकर चला गया था, मगर वो अभी भी दोनों पैर फैलाए आंखें मुझे निढाल पड़ा था। मधु के चले जाने के बाद बंद आंखों में पड़ती रोशनी से ज्यादा देर तक बंद नहीं रह पाई। पलकें उठाया तो पूरा घर कल की तरह रोशनी से जगमगा रहा था। रामदेव आवाज देने वाला ही था कि सामने मधु उसकी अंधेरी कर गई जिंदगी में साक्षात रोशनी की तरह रोशनी बनकर खड़ी थी। जिंदगी के सफर तो कभी भी खत्म नहीं होते, मगर कहानी सफर अभी बाकी है कि मंजिल यहीं तक थी। धन्यवाद।